हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्लियर। तो इससे रिलेटेड हमने पहले 1 नंबर के क्वेश्चंस बनाए हैं और इसके बाद 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन है। तो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो प्लेलिस्ट में आपको इनकी वीडियोस मिल जाएगी। अगर आप चैप्टर पूरा कवर करना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, वहाँ से आप पूरा अपना जो चैप्टर है वो कवर कर लीजिए। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। माफ़ कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। निर्धनता से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन बनता है कि निर्धनता से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो कहा जा रहा है कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। कि अगर हम ये देखते हैं कि कोई पर्सन निर्धन है तो हम कैसे पता करते हैं, तो हम उसका ये देखेंगे कि उसको फूड कितना मिल रहा है, उसको एजुकेशन कैसा मिल रहा है, उसको हेल्थ जो है वो कैसा मिल रहा है। तो इन सारी आवश्यकताओं को देखते हुए हम ये पता करते हैं कि वो बंदा जो है वो निर्धन है या फिर नहीं। और निर्धनता का रेखा फिर एक लाइन डिसाइड हो जाती है कि इस बंदे को निर्धनता रेखा के नीचे रखा जाए या ऊपर रखा जाए। दूसरा पॉइंट होता है, निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वंचित कैलोरियों की आवश्यकता होती है। देखो, गांव और शहर, रूरल और अर्बन, अर्बन का मतलब शहर, रूरल का मतलब गांव, कि रूरल और अर्बन में हमें कैलोरीज चाहिए होती है। जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसको हम कैलोरीज में काउंट करते हैं। और रूरल का अलग है और अर्बन का अलग है, क्योंकि रूरल में ज़्यादा मेहनत होता है तो इस वजह रूरल की कैलोरीज ज़्यादा है। अर्बन में कम मेहनत होती है तो वहाँ पे कैलोरीज कम है। अभी कितनी कैलोरीज है इसे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और ईयर भी लिख देना अकॉर्डिंग टू 2011 और 12 या 15 16 जो भी है डेटा है, आप पता है आपको, डेटा के साथ ईयर भी ज़रूर मेंशन कर देना। ये आपको काम करना है। अगर नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियोस को देखो, वहाँ पे इसका आंसर है। 2011 और 12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये था। यानी अगर गांव में रहते हो तो 816 रुपये से प्रतिदिन आप कम कमाते हो तो आपको क्या रखा जाएगा, गरीब। और सॉरी, प्रति माह है, 816 जो है वो पर मंथ है, पर मंथ है, क्लियर। अगर शहरों में आप रहते हो 1000 रुपये एक महीने के अंदर आप नहीं कमा पाते तो आप निर्धनता रेखा से नीचे आते हो। और 1000 रुपये शहरों में एक बहुत बड़ी महीने का 2 3 4 4 5 5 10 10 हजार रुपये, 20 20 हजार, 25 25 हजार तो किराए हो जाते हैं। एक घर, कम से कम सबसे छोटे से छोटे घर में रहोगे, बहुत कम फैसिलिटीज़ वाले घर में भी रहोगे तो उसका किराया बहुत 1000 रुपये तो नहीं ही होगा दिल्ली जैसे शहर या बड़े बड़े शहरों में। तो आप समझ सकते हो कि वो लोग अगर 1000 रुपये भी महीने का नहीं कमा पाते तो उनकी स्थिति कितनी ज़्यादा खराब होगी। दूसरा है क्वेश्चन है, सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को किन सूचकों के माध्यम से देखते हैं। कि जो सोशल साइंटिस्ट, जो सामाजिक वैज्ञानिक है, वो निर्धनता को कैसे पता करते हैं। वो ये देखते हैं निरक्षरता दर या स्तर। बेसिकली वो ये देखते हैं कि वो बंदा कितना ज़्यादा एजुकेटेड है, कितनी ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज़ उसको मिली है। कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी की वजह से, स्वास्थ्य में अवसरों की कमी की वजह से, रोजगार के अवसरों की कमी में से, यह सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की मदद से वो ये पता करते हैं कि ये जो बंदा है वो निर्धन है या फिर नहीं है। जैसे कुपोषण का शिकार है, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल पा रही, रोजगार उसे नहीं मिल पा रहा, पानी का साफ पानी या स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा, तो इससे सोशल साइंटिस्ट ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो बंदा है ये निर्धन है और आने वाले समय में भी निर्धन बना रहेगा जब तक ये चीज़ें सुधरेंगी नहीं। क्लियर, इससे अंदाजा वो लगा लेते हैं। अगला है, निर्धनता से संबंधित 3 मुद्दों का उल्लेख कीजिए। भूमिहीनता है, परिवार का कार्य है, बेरोजगारी है, निरक्षरता है। कोई भी 3 आप लिख लेना। कि निर्धनता की वजह से 3 मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे भूमिहीनता है, भूमिहीन जमीन नहीं हमारे पास तो भी हम गरीब हो जाते हैं। परिवार का आकार बड़ा है तो संसाधन बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, वो दिक्कत हो जाती है। बेरोजगारी है, इसका भी कारण बनता है, या हम पढ़े लिखे नहीं है, ये भी एक कारण बनता है
जो हम लोग निर्धन होने के, क्लियर। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। केवल यही परिवार का आकार लिख दो तो चलेगा नहीं, आपको ये लिखना पड़ेगा कि परिवार का आकार बड़ा होने की वजह से संसाधनों की कमी पड़ती है, जिसकी वजह से परिवार के लोगों को कम संसाधनों में गुजारा करना पड़ता है, और इससे वो निर्धन होने की संभावना उनकी बनी रहती है। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या आपके स्कूल में लिखवाया गया, कहीं से आपने पढ़ा, आप उसको एक्सप्लेन करके लिखना। ये तो बताया गया कि आप इन पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, ये लिखना है आपको। ये नहीं कि आप केवल बेरोजगारी लिख कर आ जाओ और उम्मीद करो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। आपको बेरोजगारी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बेरोजगारी एक सबसे बड़ा कारण बनती है निर्धनता होने की, क्योंकि इससे पैसे नहीं कमाए जाते ना। इस तरीके से आपको एक पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है कि उन सामाजिक और आर्थिक समूहों के बारे में बताइए जो सर्वाधिक निर्धन है। तो 2 लोग थे, एक एससी होते हैं, एक एसटी होते हैं, एक अनुसूचित जाति होती है, एक अनुसूचित जनजाति होती है। तो सामाजिक समूहों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। तो ऐसे परिवार जो अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के, यही ऐसे लोग हैं जो सर्वाधिक निर्धन है, बहुत गरीब है। आर्थिक समूहों में अगर हम देखें तो ये तो हो गए सामाजिक समूह, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा गया इसने, आर्थिक समूह में, क्लियर। आर्थिक समूह में कौन लोग होते हैं, वो लोग जो गांव के अंदर, अगर गांव में हम देखें तो गांव में वो लोग जो कृषि श्रमिक है, जो खेतों के अंदर काम करते हैं, उनका परिवार। और अगर शहर में देखें तो अनियत मजदूर परिवार, जो कैजुअल डेली वेज वर्कर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, छोटे मोटे काम करते हैं। तो ये ऐसे आर्थिक समूह हैं जो गांव में रहते हैं और जो शहर में रहते हैं। अगर ऐसे लोग हैं, कृषि श्रमिक है जो कि गांव में रहते हैं, शहर में जो अनियत मजदूर हैं वो रहते हैं, तो ये लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं आर्थिक समूह में, क्लियर। अगला पॉइंट है कि परिवारों में भी महिलाएं, वृद्ध लोग और बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों से वंचित किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत खराब बात है कि संसाधन है आपके पास, ये संसाधन है, लेकिन अगर आप महिला हो, आप एक फीमेल हो, या आप बूढ़े हो, या आप बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चियां, बेसिकली फीमेल्स, तो आप क्या हो कि जो उपलब्ध संसाधन है परिवार वो भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये सबसे खराब चीज है। मतलब संसाधन हो, देखो संसाधन ना हो, आपके पास चीज ना हो, तो आप नहीं अपने परिवार को दे पा रहे हो, तो समझ में आती चीज। लेकिन वो चीज है, वही चीज आप बच्चे को दे रहे हो, पर आपकी बच्ची है आप उसे नहीं दे रहे। तो ये भेदभाव जो किया जाता है वो खत्म करना चाहिए, तो ही देश तरक्की करेगा, तो ही ये जो लोगों की डेवलप तभी हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। संसाधन होते हुए भी नहीं दे रहे, तो किस टाइप की मेंटेलिटी है आपकी, बहुत ही खराब। भारत में निर्धनता संबंधी चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, कि भारत के अंदर निर्धनता से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहला आता है न्यूनतम आवश्यक आय की उपलब्धता, कि एक बेसिक हमें जो इनकम हो वो कम से कम मिले। दूसरा, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एक चैलेंज है, कि सभी लोगों को एक बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो एटलीस्ट मिल पाए। बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ तो दे पाओ। तीसरा है शिक्षा, रोजगार व सुरक्षा उपलब्ध कराना है भारत के लोगों को। ये 3 चैलेंजेस हैं, इसके अलावा भी और चैलेंजेस हो सकते हैं। वो कौन से चैलेंजेस है वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्लियर, अगर आपको पता हो तो, क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति को गरीब कब माना जाता है? तो जाहिर सी बात है कि किसी व्यक्ति को गरीब तब माना जा सकता है जब उसकी बेसिक फैसिलिटी पूरी करने नहीं कर पा रहा, ठीक है। जब उसकी आमदनी उसकी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा, यानी उसकी जो जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक आवश्यकता है, कोई लग्जीरियस आइटम नहीं कि उसे मर्सिडीज चाहिए और उसे नहीं मिल पा रहा तो गरीब है, नहीं। बेसिक फैसिलिटीज कम से कम, जैसे शिक्षा, पढ़ाई, शिक्षा हो गई, हेल्थ हो गई, ये बेसिक से बेसिक चीज, पीने का साफ पानी, स्वच्छ वातावरण, ये सब अगर नहीं पूर्ति कर पा रहे हो तो उसे हम गरीब कंसिडर करेंगे। उपभोग का स्तर गिर गया, मतलब जो उसे रिक्वायरमेंट चाहिए, जो उसे कैलोरीज चाहिए दिन की पर डे के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे है कैलोरीज, उतना वो नहीं फूड मिल पा रहा उसको। तो ये नहीं कि उसको बर्गर नहीं मिल पा रहा या पिज्ज़ा नहीं मिल पा रहा तो गरीब है, नहीं। उसको जो बेसिकली जो बेसिक कैलोरीज है अगर वो नहीं मिल पा रही, चाहे वो गांव में रहता है शहर में, तो गरीब कंसिडर किया जाएगा, निर्धन। जब भुखमरी के साथ उसके पास आश्रय भी ना हो, कि भुखमरी तो है ही है, मतलब खाने की दिक्कत तो हो ही रही है, उसे फूड मिल ही नहीं पा रहा उसे, साथ ही साथ उसे रहने का भी कोई ठिकाना ना हो माफ कीजिएगा, रहने के लिए उसके पास घर भी ना हो, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को हम गरीब मानते हैं। और भी होते हैं, तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं।
भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए किन जरूरतों की पर विचार किया जाता है? जीवन निर्वाह के लिए हम मतलब क्या सोचते हैं कि क्या एक चीज चाहिए एक पर्सन को जीने के लिए? क्या चाहिए उसको? चाहिए खाद्य जरूरतें, तेल साबुन कंघी, ये सब बेसिक फैसिलिटी। कपड़े जूते, महंगे ना ही कपड़े ना ही महंगे जूते, एक बेसिक सा कपड़ा तन ढकने के लिए, पैरों में पहनने के लिए नॉर्मल सा जूता, चप्पल। ईंधन और प्रकाश, जिस घर में रहता है वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए। अगर गांव में रहता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो एटलीस्ट उसको ईंधन मिले, जैसे कैरोसिन वगैरह मिले, कुछ मिले जिससे वो लालटेन वगैरह जला के, दिए हुए जलाकर अपना काम चला सके, घर में रोशनी कर सके, ये मिले अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं पहुँच पा रही। शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी ज़रूरतें उसे मिले कि कम से कम उसके जो एजुकेशन है और जो उसकी हेल्थ पे है, जो हेल्थ सेंटर्स आसपास हो, स्कूल्स हो आसपास, ताकि वहाँ पे जाके वो अपनी बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन ले ले, अपनी बेसिक जो बीमारी होती है खांसी की, बुखार की, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी संबंधी छोटी मोटी बीमारियों को जाके वहाँ पर दिखा सके, टाइफाइड जैसी। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, जैसे कैंसर जैसी बीमारी के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन कोई इंसान कोई छोटी सी बीमारी हो जाए तो आसपास हो, जाके वहाँ पे दिखा पाए। क्लियर? तो ये इन सारी चीज़ों पे विचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, पहला और दूसरा, इनकी योजनाओं के बारे में लिखना है। तो हमने पढ़ा था अच्छे से। तो ये कहा जाता है कि योजना कब शुरू की गई थी? 1993 में। कौन सी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसका काम ये था कि ग्रामीण और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार है उनको स्वरोजगार देना, यानी उनको फाइनेंशियल एड देना है। ठीक है, जिससे वो स्वरोजगार कर सके, जैसे कि अपना ठेला चला सके, अपना छोटा बिजनेस कर सके, या कुछ भी जिससे वो खुद ही अपने आप को जॉब दे दे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए वो। क्लियर? थर्ड है लघु व्यवसाय उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता करना, वही चीज है। अगला आता है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो कि 1995 में शुरू की गई थी। देखो इसको ऐसे एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा तो ही आपको नंबर मिलेगा। 1995 लिख दोगे तो नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में आरंभ की गई थी। ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिखोगे तो ही आंसर मिलेंगे। प्रयोजन आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और छोटे नगरों में स्वरोजगार के अवसर को सृजित करना है, कि जो छोटे छोटे नगर है, ग्रामीण के कस्बे हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां पे भी स्वरोजगार करना है। वही जो यहाँ पे भी स्वरोजगार था और यहाँ पे भी इस स्कीम का भी मोटिव यही है, स्वरोजगार। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस कार्यक्रम में 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया, टारगेट किया गया कि आने वाले 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 25 लाख नए हम रोजगार डेवलप करेंगे, नए निकालेंगे। क्लियर? भारत में निर्धनता दूर करने के 3 उपाय बताए हैं। तो कोई भी आप उपाय या और भी उपाय हैं आपको इसके अलावा कोई और भी बताए तो आप लिख सकते हो। औद्योगिकरण पर अधिक जोर दिया जाए, इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ाई जाए, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी तो क्या होगी, लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो अनस्किल्ड है उन लोगों के लिए भी जॉब प्रोवाइड करेगा, जो स्किल्ड है, जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को भी जॉब प्रोवाइड करेगा। तो इससे बड़ा दोनों लोगों का फायदा होगा। शिक्षा के द्वारा कौशल ज्ञान बढ़ा के, हमारे देश के अंदर क्या होता है, अगर शिक्षा है आपके पास तो आप जॉब कर पाओगे, मतलब हाथ पैर मारोगे कहीं ना कहीं तो आप कर ही लोगे जॉब। ठीक है, तो शिक्षा दिया जाए ताकि वो उनको कहीं शिक्षा की वजह से, पढ़ाई लिखाई ना हो पाने की वजह से उनको जॉब ना करनी पड़े, मतलब छोटी मोटी जॉब ना करना पड़े, उनकी शिक्षा पे ज़्यादा फोकस दिया जाए। कृषि क्षेत्र को प्रगति किया जाए, कृषि जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए। कृषि क्षेत्र में अगर पढ़े लिखे लोग आने लग गए ना, सही बता दूं कि कृषि क्षेत्र में वो बंदा बहुत पैसा कमा जाएगा अगर पढ़ा लिखा बंदा आ जाता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा पैसा है। लेकिन यहाँ पे अब वही है ना कि लोग इसमें पढ़े लिखे सोचते हैं कि बहुत ही अजीब सा ऑड सा जॉब है, लेकिन कृषि क्षेत्र में बहुत पैसा है। अगर कृषि क्षेत्र को प्रगति किया जाए तो पर्सन बहुत पैसा अमीर हो सकता है। जनसंख्या की भी सीमित करना अति आवश्यक है। अगर देश की तरक्की चाहिए तो जनसंख्या पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर संसाधन फिक्स है, लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाए तो वही संसाधनों का बंटवारा ज़्यादा लोगों में करना पड़ेगा। लेकिन अगर वह संसाधन उतने ही, लोग कम हो, तो संसाधनों का बंटवारा क्या होगा, कम लोगों में होगा, तो इन लोगों की जो तरक्की हो जाएगी। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना है कि देश को जनसंख्या पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, और आप लोगों को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आगे चल सके जनसंख्या कंट्रोल करनी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो 5 नंबर वाले पे होगी। 5 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी वीडियो होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे करना कमेंट एंड शेयर, 2 चीजें जो भी आपको प्रेफर लगती है, जो भी आपको पसंद आती है वो करो, और वीडियो कैसी लगी है इसको जरूर बताओ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।